हेलो क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसमें जो कि देखना है हमें, तो एब्जॉर्प्शन में हमने पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारा कुछ समझा था। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये सारा कुछ देखा था हमने ओवरऑल उस लेक्चर में। फिलहाल जो हम शुरू करने वाले हैं वो है बायो अवेलेबिलिटी। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का सबसे फेमस टॉपिक बेसिकली, अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो कह रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड। तो बायो अवेलेबिलिटी एक ऐसा फ्रैक्शन या एक ऐसा परसेंटेज है जितनी ड्रग अनचेंज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर आपने 100 mg की टैबलेट खाई लेकिन ब्लड में केवल 60 mg वो हमारी टैबलेट पहुंची, इसका मतलब बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 60%, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि लिखा हुआ है आईवी इंजेक्शन, ठीक है। अगर आईवी रूट से हम इंजेक्शन लेते हैं वो तो 100% हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, मीन्स 100% बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि ड्रग सीधे हमारे ब्लड में गई। ओरल ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके हुए तब लीवर और इंटेस्टाइन के मैकेनिज्म पे अपना काम करती हैं। तो इस तरीके से उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100 नहीं होती, क्योंकि कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात हमारी ये आती है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। देखो, ओरल ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके हमारे लीवर में जाती है। चलो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक ओरल ड्रग, सपोज दैट कि ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स आए और यहाँ से वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाते हैं? ब्लड में, ठीक है। तो ओरल ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पहले ब्लड में जाएंगी, उसके बाद ये ब्लड से कहाँ जाएंगी? लीवर में, और लीवर में क्या हो जाएंगी? मेटाबोलाइज हो जाएंगी उनका कुछ पार्ट। और इससे क्या होता है? ब्लड में जो कम ड्रग पहुंचती है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन ओरल होती है, अगर ओरल दी जाए तो लीवर में बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन को ज़्यादातर हम सबलिंगुअल फॉर्म में, सबलिंगुअल का मतलब होता है कि टंग के नीचे रख के, ताकि ड्रग सीधे ब्लड में पहुंच सके। अब एक और चीज़ फिर यहाँ पे आती है, फिर ये टंग में कैसे, या फिर टंग के नीचे रख के ब्लड में कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा माउथ होता है, तो हमारे जो टंग के नीचे का जो सरफेस होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो दांत हैं, ये हमारे चीक्स हो गए, ठीक है। तो टंग के नीचे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी वेन्स होती हैं, जो डायरेक्टली उस ड्रग को सोक करके ब्लड में पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल तरीका है, ठीक है, जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं हमारी बहुत इजीली ब्लड में पहुंच जाती हैं, ठीक है। इससे एक्शन बहुत फास्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, या ड्रग की फॉर्मुलेशन, मतलब वो टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, इंजेक्शन है, क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आईवी रूट से ले रहे हैं, आईएम ले रहे हैं, बक्कल, सबलिंगुअल या ओरल, टॉपिकल, ठीक है। फूड डिपेंड करता है, खाने से पहले ले रहे हैं, खाने के बाद ले रहे हैं, किस खाने के साथ में ले रहे हैं, ठीक है। ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी, क्या ड्रग वो सॉल्यूबल है या नहीं है, ठीक है। गैस्ट्रिक इम्पटाइन या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, या एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन, बहुत कुछ, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट इसमें आएगा
ठीक है। ये है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि ड्रग ब्लड तक कैसे पहुंचती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा एक नया हमारा टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और मान लो कि पैरासीटामोल की टैबलेट खाई, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ड्रग ब्लड में पहुंच गई, लेकिन अब क्या होगा? ठीक है, ड्रग तो ब्लड में पहुंच गई, अब क्या होगा? ठीक है, क्या वो केवल और केवल ब्लड में ही रहेगी? ठीक है, या केवल लीवर में जाएगी? क्या वो ब्रेन में जाएगी? है ना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। देखो ब्लड एक क्या है, हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ब्लड हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तरीके से काम करता है और ड्रग को बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ड्रग का ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचना, यही कहलाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द सिस्टमिक circulation to various tissues and organs of the body. तो distribution refers the reversible transfer of drug from blood to tissues। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ड्रग का बॉडी से निकलकर ड्रग का ब्लड से निकलकर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कैसा भी एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को कन्वे करने के लिए एक एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर मीन्स कि कोई भी ब्लड है उसको काम करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन होगा जहाँ पे वो जाके अपना एक्शन देगी। ठीक है, बट इन चीज़ों के बेसिस पे तो वो जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, अब जब तक आपका एंट्री का टाइम नहीं होगा, है ना, जब तक आपका रिपोर्टिंग टाइम नहीं आएगा, तब तक आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मीन्स बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स, क्या हम वहाँ पे कोई बैठने का जगह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सड़क पे किसी दुकान पे जाके बैठा है, कोई अपनी बाइक्स पे बैठा है ना, कोई टहल रहा है, कोई लेट में आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, मीन्स वो उस पूरे रूट में, है ना, उस पूरे रूट में कहीं भी वो जाके फिक्स हो गए। तो जब तक हमारी ड्रग यूज वे में नहीं आती है, जब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, तब तक क्या होता है, वो ड्रग हमारी पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं रुकती है, या फिर वो अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यूज तक खुद को डिपॉजिट करती है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मान लो कि ब्लड एक डिलीवरी वैन है, ठीक है, और हमारी ड्रग एक पार्सल है। अब डिलीवरी वैन जो है वो अलग अलग घर में पार्सल पहुँचाती है। उसी तरीके से ब्लड क्या करता है, ड्रग को ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स और मसल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है? अगर ड्रग सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही रहेगी, ठीक है, तो वो टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर एंटीबायोटिक लंग फंक्शन के पेशेंट में लंग्स तक ही ना पहुंचे तो इन्फेक्शन कैसे ठीक होगा? इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एग्जांपल पहला वाला, अगर सारे स्टूडेंट्स सड़क पे रहेंगे तो पहली चीज़ तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित होगा, है ना, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए खुद को होल्ड करने के लिए। ठीक है, बाकी उसे जहाँ ज़रूरत है वो जाएगा वहीं पे। ठीक है, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में बैठ जाए, ज़रूरत जहाँ होगा पहुँचेगा वही। ठीक है, तो कई चीज़ें होती हैं जो हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। अब सवाल आता है, क्या हर ड्रग नॉर्मल तरीके से पूरी बॉडी में फैलती है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसमें कई फैक्टर जो है इसे अफेक्ट करते हैं। तो कौन से फैक्टर हैं? ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा उतनी ही आसानी से ड्रग हमारी जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन है वहाँ तक वो रीच कर पाएगी। अगर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है, सबसे हमारी बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आर्टरीज आती हैं, फिर वेन्स आती हैं, सबसे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज हर जगह मौजूद होती हैं जो कहीं से भी ड्रग को एब्जॉर्ब करके अपना काम करा सकती हैं। ठीक है, तो अगर वो परमेबल कम होगा तो भी चीज़ें। लिपिड सॉल्युबिलिटी मीन्स लिपोफिलिसिटी। ड्रग जितना लिपोफिलिक होगी उतना इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सी चीज़ें हैं।
तो हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। देखो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम शॉर्ट में वीडी बोलते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक एपरेंट वॉल्यूम है, ठीक है, जो बताता है कि ड्रग बॉडी में, ब्लड में है या फिर टिश्यूज़ में ज़्यादा फैल गई है। समझ रहे हो? एक एपरेंट वॉल्यूम बताता है जो कि जो ड्रग हमारी है वो ब्लड में ज़्यादा है या टिश्यूज़ में, ठीक है। तो सिंपल भाषा में वीडी बताता है कि ड्रग ब्लड में है या बॉडी के टिश्यूज़ में चली गई। फॉर्मूला एक आता है, वीडी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पे इतना डिटेल में समझने के लिए नहीं है, बट फिर भी आगे काम आएगा, ठीक है। मान लो कि आपने एक बकेट पानी में एक नीला रंग डाला, ठीक है, ब्लू कलर डाला। अगर पूरा पानी ब्लू हो गया है ना, तो कलर पूरे बकेट में फैल गया। इसी टाइप से अगर ड्रग पूरी बॉडी टिश्यूज़ में फैल जाए तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हम बड़ा मानते हैं, ठीक है। लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग ब्लड में ज़्यादा है, एग्जांपल हेपेरिन। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग टिश्यूज़ में ज़्यादा है, मतलब कि जैसे क्लोरोक्विन वगैरह एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स का ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ ड्रग्स ब्लड में जाकर प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, मेनली जैसे कि एल्बुमिन, इनसे बाइंड होती हैं, ठीक है। मान लो टैक्सी में 10 सीट्स है, ठीक है। अगर 8 जो सीट्स पहले से भरी हैं तो केवल 2 लोग उतरकर काम कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही प्रोटीन से बंधी ड्रग जो होती है बॉडी में एक्टिव नहीं होती है। चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले की स्टोरी समझो, ठीक है। स्टोरी, सपोज दैट कि आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही हमारी ड्रग जब बॉडी के अंदर जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है, वैसे उसके भी खूब सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। आप वैकेशंस पे चल रहे हैं और आप गए अपने किसी रिलेटिव के घर, ठीक है। आप गए रिलेटिव घर, आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं और आपका छोटा भाई बहन जो भी है, ठीक है। जब आप रिलेटिव के घर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो रिलेटिव्स आपका वेलकम करते हैं, ठीक है, आपके वेलकम में। अब रिलेटिव के घर गए, उन रिलेटिव्स के घर पे भी 4 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, समझ लो 1 2 3 4 या 5 लोग जैसे भी हैं, ठीक है। उसमें भी पेरेंट्स होंगे उन बच्चों के, ठीक है, मम्मी पापा होंगे, कुछ और बच्चे होंगे, या फिर ऐसे अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग सब लोग होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप लोग गए है ना, तो जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, वो रिलेटिव में जो सीनियर होंगे, जैसे कि आपके बुआ हैं या फूफा हैं, जैसे कह लो, एग्जांपल ले लो, ठीक है। वो उनके साथ जाके बैठ जाएंगे, है ना, गॉसिप्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ही और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ के जो है, ठीक है, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, चलो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, आपका घर दिखाता हूँ, मेरे पास देखो ये टॉयज़ हैं। तो ऐसे करके, है ना, एक बंदा वो हो गया, ठीक है, एक आप हो गए और एक आपके ये रिलेटिव हो गए। तो अब दोनों लोग आपस में जुड़ गए हैं। जब आप किसी और के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो आपका जो खुद का काम है वो आप नहीं कर पाओगे, है ना। बेशक आपने सोच के गए हैं कि चलो लैपटॉप लेके थोड़ा अपना काम देख लूँगा या फिर नोट्स लेके पढ़ाई कर लूँगा, बट आप वो काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि जब एक ड्रग दूसरे, और जो दूसरा है जो जिन्होंने रिलेटिव्स में आपके साथ वेलकम किया, उस वो है प्रोटीन। वो क्या है? प्रोटीन। तो ये जो वेलकम हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ड्रग और प्रोटीन जब आपस में बाउंड हो गई, इसी को बोलते हैं हम बाउंड ड्रग, ठीक है। जब तक आप प्रोटीन के कांटेक्ट में रहेंगे, जब तक वो ड्रग किसी बाउंड मॉलिक्यूल के साथ में रहेगी, तब तक वो अपना एक्शन नहीं दे पाएगी। और ऐसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग हैं,
जिसमें से 80 या 90 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वो बाउंड हो जाते हैं, 10 ही फ्री रह पाते हैं। फ्री मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी के साथ बाउंड नहीं करते हैं, वही फ्री मॉलिक्यूल अपना एक्शन देते हैं। जैसे जैसे फ्री मॉलिक्यूल अपना एक्शन देके खर्च होते जाते हैं, जो बाउंड ड्रग है वो रिलीज होती जाती है। जैसे जो बच्चे कहते हैं ना कि ठीक है मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आप जाके अपना काम कर लीजिए, जैसे ही बच्चे ने उसे छोड़ा वो क्या हो गए, वो फ्री हो गए। ठीक है, तो जो फ्री ड्रग्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, जो फ्री ड्रग होती हैं वही अपना एक्शन दे पाएंगी इस तरीके से। क्लियर है, इससे बेसिक एग्जांपल और कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया, फ्री ड्रग और बाउंड ड्रग। बाउंड ड्रग जो प्रोटीन से जुड़ी अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका साइज भी बड़ा हो गया, ये देखो, है ना, वो जुड़ गया, साइज बड़ा हो गया, है ना। और फ्री ड्रग क्या होती है, जो प्रोटीन से कनेक्ट नहीं होती है, जैसे कि ये। ठीक है, अगर आप रिलेटिव घर नहीं जाओगे मीन्स यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एज योर वर्क। ठीक है, तो प्रोटीन से कनेक्ट नहीं हुई मतलब यहीं पे एक्टिव होती है और यही डिजीज को ठीक करेगी। एक चीज़ और, अगर सारे के सारे कंपोनेंट अगर प्रोटीन से बाइंड नहीं होंगे, है ना, और सब एक साथ अपना एक्शन देंगे, तो वो एक्शन हमें टॉक्सिसिटी क्रिएट कराएगा। ठीक है, और एक्यूमुलेशन का रिस्क होगा, इसलिए प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक यही है कि फ्री ड्रग क्या है, एक एक्टिव ड्रग है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वारफरिन। ठीक है, वारफरिन क्या होती है, लगभग 99% तक प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो सकती है। अगर कोई दूसरी ड्रग वारफरिन को प्रोटीन से हटा दे तो फ्री वारफरिन बढ़ जाती है और ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से। चलो, अभी इसके अलावा तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का क्लिनिकली इंपॉर्टेंट यही है कि लो एल्बुमिन वाले पेशेंट जो होते हैं, जैसे उनको लीवर डिजीज़ या माल न्यूट्रिशन होता है, इनके में फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाती है। फ्री ड्रग अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उनसे जो नॉर्मल डोज हमें नुकसान नहीं करती ना, तो नॉर्मल डोज उनके लिए बहुत टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट आता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर होता है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर के देखो, ब्रेन की कैपिलरीज बहुत टाइट होती हैं, इसीलिए सभी ड्रग्स ब्रेन में एंटर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, जो ब्रेन के लिए सफिशिएंट, और बहुत फाइन पार्टिकल्स ही वहाँ तक एंटर कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तरीके से बैरियर का भी काम करता है, कुशन का काम करता है, और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ड्रग को आसानी से ब्रेन तक पहुँच नहीं देते हैं ताकि कोई उसको नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए सभी ड्रग्स ब्रेन में एंटर नहीं कर पाती क्योंकि कैपिलरीज बहुत टाइट होती हैं। इसी जो सुरक्षा व्यवस्था को हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन को टॉक्सिक केमिकल से बचाना यही इसका काम होता है। कौन सी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि डायजेपाम, प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, जो भी रिसेंटली आगे हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर्स में। ठीक है, और कौन सी ड्रग आसानी से नहीं जा पाती, जो ज़्यादातर बड़े साइज़ की हो या वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, तो अगर किसी ड्रग को ब्रेन इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने की जो एक अपनी प्रोबेबिलिटी है वो रखनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट आता है प्लासेंटल बैरियर। देखो, प्लासेंटा जो होता है वुमेन्स में स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लासेंटा बेसिकली मदर और बेबी के बीच का एक बैरियर का काम करता है, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से, मगर ऐसा होता है कि ये पूरी तरीके से इम्परमिएबल नहीं होता है। कुछ ड्रग्स इसको पार कर सकती हैं, जैसे कि अल्कोहल है, निकोटीन है, एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं, वारफरिन, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर देती हैं और जो फीटस होता है इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए मैक्सिमम द वुमेन्स हु आर गोइंग टू देयर ट्राइमेस्टर्स रिलेटिवली दे कंसीव द बेबी, तो हम उनको जो मेडिसिन देते हैं वो बहुत सावधानी से देते हैं कि ये टेरेटोजेनिक तो नहीं है, मीन्स ये फीटस को नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगी, ये ब्लड प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस तो नहीं करेंगी, तो उनके लिए बहुत सावधानी से, इसी रीज़न से प्रेगनेंसी में हर ड्रग बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन एक एक्स्ट्रा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ ड्रग्स पहले ज़्यादा ब्लड फ्लो वाले ऑर्गन जैसे ब्रेन में जाती हैं, बाद में वो फैट या मसल
जैसे टिश्यूज़ में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे थायोपेंटोन पहले ब्रेन में जाएगी, ठीक है, पेशेंट जल्दी सो जाता है, कुछ कुछ समय बाद वो ड्रग फैट में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पेशेंट वहाँ पे उसकी नींद खुलने लग जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी जो ड्रग्स ऐसे फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करें, यहाँ भी आपका ब्लड फ्लो आ जाता है, एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लासेंटल बैरियर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो खैर, तो ओवरऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो दूसरा पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे फिनिश किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म देखेंगे और उसके बाद एक्सक्रीशन पे भी आएंगे, ठीक है, क्या होता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। अभी हमारा जो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म आएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी स्पेशली लीवर ड्रग को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चेंज करके, मीन्स ट्रांसफॉर्म करके उसे और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बनाती है ताकि वो आसानी से एक्सक्रीट हो सके। अब लिपिड सॉल्युबल, हम चाहते हैं कि हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग खाएं, मगर हम उसको अंदर ले जाके चाहते हैं वाटर सॉल्युबल बन जाए। ये जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको बताऊंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।